उसमें पॉलिटिक्स में दाखिल नहीं होना चाहते। आप आवाम को देखिए, अब आप नेता बनिए। आप नहीं होते तो हिंदुस्तान में आतंक कैसे मचता था। ये मेरे हाथ में जो 500 का नोट है, ये असली है या फिर इसमें भी कोई धांधली हुई है? देखिए, प्लेट्स का मिलना किसी आम कर्मचारी से नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल। ये नया नोट है, फिर भी मैं पूछ रहा हूं। फिर भी ये तो एकदम नया नोट है। लेकिन मैंने मेरी फैक्ट्री में जो बनते छपते रहे हैं वो पुराने नोट है। अभी हम लोग थोड़े सेफ हैं। अभी आप बिल्कुल सेफ हैं। जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट देखा है सर, हाँ। क्या वो सिर्फ एक चिंगारी थी या फिर अभी धड़कता और शोला भी बाकी है? हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ एक ऐसे शख्स जिसकी वजह से पूरे देश भर में आतंक मचा हुआ है दोस्तों। आप जब स्क्रीन पर इन्हें देखते हैं ना तो आपका खून है ना खौलने लगता है। इस वक्त मेरे साथ कोई और नहीं, धुरंधर फिल्म के जावेद खनानी साहब हैं। इनकी हंसी देखिए, इनकी जो हंसी है उसे देखकर आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा कर रखा है। इनकी वजह से यही फाइनेंस कर रहे हैं, इन्होंने ही सारे के सारे अपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। जावेद खनानी साहब जी, आप हैं अंकित सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी फीवर में। क्या किरदार आपने निभाया सर, गुस्सा आ गया आप पर, और अभी भी वो झलक हमारी नज़र में है। क्या कहेंगे सर, बहुत सारा प्यार मिल रहा है और आपको मेरे ख्याल से आई एम डैम श्योर आपसे लोग नफरत भी कर रहे होंगे आपके किरदार से। जी देखिए, आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल सही बात है। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो गुस्सा ही वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। यू नो, जो कैरेक्टर, जो किरदार मुझे दिया गया था उसको निभाने के लिए जावेद खनानी का, तो वो जिस तरह का जो स्क्रिप्ट, जो डायलॉग, जो संवाद लिखे हुए थे, तो उसको निभाना ये एज एन एक्टर मेरी जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है जब उनका गुस्सा, वो करने के बाद उनका गुस्सा मेरे तक आया, तो मुझे लगा शायद मैं उसमें थोड़ा सा कामयाब हो गया हूँ उस कैरेक्टर को लोगों तक, ऑडियंस तक पहुँचाने में। ये तो एक हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री है आपके लिए, जिस हिसाब से अगर गुस्सा लोगों को आ रहा है। जी। मैं अभी भी वो जो दृश्य है ना मेरे दिमाग में आता है ना सर, मैं मजाक नहीं कर रहा जी, खून खौल उठा था दोस्तों, खून खौल उठा था। जी हाँ, वो सीन वो इस तरह का ही था, क्योंकि जिस तरह से मुंबई अटैक हुआ था और नेचुरली है ना, तो देखने वालों को तो इस तरह की जो भावना है उसके अंदर की वो और आपके जो एक्सप्रेशन थी, आपकी जो खुशी थी उस सीन में, वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था सर। जी बिल्कुल। वो देखिए, अब जो वहाँ पर जो किरदार, इस तरह का कैरेक्टर जो वहाँ पर था, जो इसके पीछे काफ़ी हद तक रहे थे इस मुंबई अटैक के पीछे, तो स्वाभाविक है उनका तो खुश होना बनता ही है। और एज ए एक्टर, एज कलाकार, मुझे उस चीज़ को ऑडियंस तक पहुंचाना था, वो मैंने कोशिश की। बहुत अच्छा लगा करते हुए अपनी उस परफॉर्मेंस को करते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं यहाँ का हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, तो वो थोड़ा सा एक लगता था कि चलिए कुछ कई बार आप वो मैसेज, वो चीज़ें वहाँ तक देने के लिए, ऑडियंस तक पहुँचाने के लिए आप अपनी परफॉर्मेंस में उस जगह तक, उस स्तर तक जाते हैं कि लोगों को वो सच्चाई उस वक्त जो हुआ 2008 में, वो पता लगे कि वो कितनी भयावह थी, कितनी भयानक थी। भले वो कड़वा क्यों ना लगे, हाँ नहीं, देखिए, भले देखकर हमें खून क्यों ना खौल उठे, करेक्ट, लेकिन आपको सच्चाई वो ट्रिगर होनी चाहिए, वो कोशिश की मैंने, है ना, तो वो था। ये बताइए जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम किरदार है इस पूरी सीरीज़ की। अगर मैं बात करूँ, पूरी कहानी की अगर मैं बात करूँ, अगर फाइनेंस नहीं होगा, अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से एग्जीक्यूट नहीं होती। वो आपने किया है, ठीक है, आपके मतलब वो किरदार ने किया, जावेद खनानी ने किया है, वो असली किरदार है। जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, मुकेश छाबड़ा की, जिन्होंने आपको कास्ट किया है।
डिक्टो आप वही हैं। हाँ। और जो स्क्रीन पर आप जो निभा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं आप, ठीक है। थैंक यू। तो 50% काम तो उन्होंने कास्टिंग करके किया जी। और मेरे ख्याल से 1000% काम तो आपने अपनी अदाकारी से कर लिया है सर। कोशिश ओके। जी, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो जावेद खनानी नाम का जो किरदार है बहुत ही इनफेमस किरदार है। 2009-10 के आसपास न्यूज़ में भी आया करता था इसके बारे में, किस हिसाब से फेक करेंसी वगैरह सर्कुलेट करता था इंडिया में, पाकिस्तान का था वो। क्या आपको आदित्य धर से, उनसे आपकी जब पहली मुलाकात हुई, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, क्या उन्होंने समझाया आपको, मैं वो समझना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, मुझे ऑफिस में बुलाया गया उनके, और उनसे मुलाकात हुई, उनसे भेंट हुई। एक कैबिन में हम दोनों बैठे थे। उन्होंने कहा और पूछा कुछ, वो मेरे बारे में जानना चाहते थे कि भाई मैं क्या हूँ, इससे पहले क्या था। वो थोड़ा सा बातचीत हुई, तो मैंने भी उनके बारे में, उरी उनकी पिक्चर के बारे में मैं जानता था। फिर ये डिस्कस हुआ कि ये कैरेक्टर क्या है ना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं चाह रहा था कि, क्योंकि वो सीन एक सीन था जिसको उन्होंने, जो मैंने उनको लुक टेस्ट में दिया था, तो मैं चाह रहा था कि भाई मेरा जो सीन्स हैं मेरी फिल्म में, और मैं क्या हूँ, एक तो मैं स्क्रिप्ट देखना चाहता हूँ। तो एक बड़ी बात हो जाती है कि मेरे जैसा एक्टर कौन अंकित सागर अभी है ना। जो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको थोड़ा सा ऐसा एक हो जाता है अंदर से कि यार अरे ये स्क्रिप्ट मांग रहा है। मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट चाहिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उनका कहना ये था कि भी स्क्रिप्ट तो पर्सनली नहीं दे सकते, आप ऑफिस में ही पढ़ लीजिए, हम आपको कॉपी देते हैं उसकी। तो खैर वो मैंने तो किया ही था। वो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। मैंने वो स्क्रिप्ट को पढ़ने में उनके ऑफिस में मुझे कम से कम, बहुत नेचुरली जो आप समझ सकते हैं, जब 3.5 घंटे की फिल्म है, मुझे 4 घंटे लगे थे वो पढ़ने में, और मैं कंटिन्यू पढ़ा मैंने उसको। मैं एक बार बैठ गया, मुझे जगह मिल गई एक कैबिन में, और मैं कॉफ़ी पीता रहा और मैं उस स्क्रिप्ट को पढ़ता रहा, और मैं छोड़ नहीं पाया। जब वो स्क्रिप्ट मैंने शुरू की पढ़ना, तो ऐसा नहीं था कि मैं बीच में ब्रेक के लिए नेचुरली चला जाता था, बट कॉफ़ी पी रहा था और पढ़ रहा था। वो इतनी इंटरेस्टिंग थी। मैंने उनका जो भी सेकंड फाइनल ड्राफ्ट था वो मैं पढ़ रहा था। तो फर्स्ट पेज से लेकर वो आखिर सीन तक मैंने उसको पढ़ा 4 घंटे में। और बाकी जो डिस्कस हुआ था उनसे, और मुझे जब मैंने अपने सीन्स देखे उसमें बड़ा खूबसूरत सीन्स थे, तो मैंने कहा सर मैं तो बिल्कुल करना चाहूँगा ना, आपके साथ काम कौन नहीं करना चाहेगा। तो और बट ये थोड़ा मैं भी जानना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा आपको आपका कॉन्टेक्स्ट समझना था और किस परिवेश में वो किरदार को लिया गया आपको समझना था, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उसे पर्दे पर उतार सके अपने किरदार के जरिए। करेक्ट। स्क्रिप्ट से मतलब पता लगता है, डिस्कशन से तो उतना होता ही है। दैट्स अ गुड थिंग। जी, तो मुझे पता लगा कि ये स्क्रिप्ट में मैं ये कैरेक्टर क्या है, जावेद खनानी क्या है, और इसके साथ के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो फिर उन्होंने बताया भी कि ये रियल कैरेक्टर्स हैं इस तरह के। और उन्होंने ये भी कहा कि आप गूगल करिए इस कैरेक्टर को, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और ही वॉज़ वेरी हैप्पी। मिले जब उन्होंने मुझे देखा भी, तो उनको भी लगा कि शायद काफ़ी कुछ चीज़ें उनके वो कैरेक्टर्स के साथ, वो जो रियल जावेद खनानी वहाँ हुआ करते थे, तो उनके साथ शक्ल भी मिल रही है उनको। मेरी शायद परफॉर्मेंस भी जो मैंने उनको लुक टेस्ट में करके दी थी उससे भी खुश थे। फिर उन्होंने ये डिस्कस हुआ, कुछ उन्होंने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, फिर मैंने भी उनके बारे में थोड़ा सा पूछा कि आप मतलब इस फिल्म को कैसे सोच रहे हैं। तो वो बात हुई, तो फाइनल हो गया इस तरह से। उन्होंने कहा कि ठीक है, और स्क्रिप्ट मैं पढ़ चुका था, तो मुझे भी अपना कैरेक्टर बड़ा आदित्य धर, ये बताइए उनका कन्विक्शन एकदम क्लियर है एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर? जी हाँ, मुझे लगता है एक उनके, आप क्योंकि कास्ट है फिल्म के, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल पूछिए, उनकी बहुत चर्चा हो रही है। नहीं, वो बहुत क्लियर है भाई, वो बहुत क्लियर है। देखिए, डायरेक्टर का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर ज़रा अगर वो क्लियर नहीं हो गया, तो वो कोई भी एक्टर कभी भी कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है। शॉर्ट शूटिंग के टाइम में, शॉट देते हुए, तो उनको मालूम है। देखिए, उनकी पिक्चर डायरेक्टर के दिमाग में जब तक वो सीन्स जो वो कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन उनके दिमाग में पूरी पिक्चर होती है। तो डायरेक्टर वही है, क्योंकि वो दिन रात उस पिक्चर को जीते हैं। वो जीता है डायरेक्टर। वो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे आज ये सीन करना है, उनको ये भी पता है कि अगर मैं ये सीन कर रहा हूँ तो इससे पहले मैंने क्या किया था, और ये सीन के बाद क्या होने वाला है, और इसके बीच में मैं क्या इस चीज़ की खूबसूरती, इस सीन की खूबसूरती लेकर आ सकता हूँ। तो वो डायरेक्टर को अपने दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट, पूरी फिल्म लेकर चलनी पड़ती है, जब तक कि वो फिल्म का दी एंड नहीं लगा देते हैं।
वो तो मतलब बहुत बहुत क्लियर है। धर साहब की बात की जाए, जो मैं उनसे मिला हूँ, जो शूटिंग टाइम में मिला हूँ, पहले भी मिला हूँ, उसके बाद भी मेरा जो सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ पर्सनल मीटिंग्स हुई उनके घर पे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। तो वहाँ रणवीर साहब थे, बेदी साहब थे और मैं ही था, हम 3 जन थे। और कुछ सीन्स था जो उन्होंने कहा कि इसको पढ़ना चाहेंगे, तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया, है ना। तो वेरी नाइस गाय। और वो सीन पढ़ा गया, कुछ बातें हुई, मस्ती हुई, खाना खाया गया, और वो दैट वाज गुड टाइम विद हिम। और बहुत क्लियर है, एक सीन होता है, रहमान डकैत साहब को आप अपने खेमे में ले आते हैं, हाँ? एक बड़े सपोर्ट के लिए आप उनको कन्विंस कर लेते हैं, हाँ? वो सीन तो मैं बोला, ये कौन इंसान है ये जो आगे जावेद खनानी, हाँ? रहमान डकैत को, हाँ? कसाई नुमा मौत देने वाले इंसान को आपने अपने साइड में ले लिया। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय खन्ना साहब, खन्ना साहब को ना मैं, मतलब उनको तो मैं जानता ही था, लेकिन कभी मिला नहीं था। वो तो मेरे को जानते हो ऐसा मुमकिन नहीं था, मुझे जानते ही नहीं थे। तो एक हम लोगों की अपना जूहू 5 स्टार होटल में एक उस स्क्रिप्ट को लेकर और उसके बारे में पूरी टीम को बुलाया गया था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था। और वहीं पे मेरी सबसे मुलाकात हुई, रणवीर साहब से हुई, माधवन साहब थे, फिर ये अपना खन्ना साहब थे, बेदी साहब थे, डायरेक्टर थे, पूरी टीम थी। उसमें उनसे बात हुई, खन्ना साहब से मिलना हुआ। खन्ना साहब बहुत ही कमाल के इंसान। एक तो मैं सीनियर खन्ना, विनोद खन्ना साहब का बड़ा फ़ैन रहा हूँ छोटेपन से ही, और उनसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको कहा भी कि भाई मैं तो विनोद खन्ना साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और आप बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन सिनेमा, खूबसूरत इंसान और बढ़िया एक्टर, है ना। तो बचपन में उनकी पिक्चरें देखी हुई, तो वो एक झलक जो है ना, वो अक्षय खन्ना साहब में विनोद खन्ना साहब की एकदम उनकी जो स्माइल है ना, हाँ। मैंने एक अपने रिव्यू में कहा है कि उनकी जो स्माइल है, जिस हिसाब से करते हैं, हाँ, नेशनल हेरिटेज स्माइल घोषित कर देना चाहिए। मैं बोलता हूँ क्या स्माइल है ऐसा, और देखने का भी जो नजरिया होता है, हाँ, और जो पॉज लेकर जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं, हाँ, वो खतरनाक है। हाँ, वो जो री इनकारनेशन जो हुआ है पिछले 2-3 सालों में, हाँ, जो वो अदाकारी दे रहे हैं, हाँ, इम्प्रेस कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो उनके साथ मिलना, सीन्स जो मेरे हुए, जितने दिन भी हम लोग साथ में ही थे, है ना, हफ्ता 10 दिन रहे, 5 दिन हमारी फैक्ट्री वाले सीन्स थे, फिर कुछ और सीन्स थे। और तो कई बार क्या होता है ना, वो ऐसे इंसान हैं कि जिनके सामने कुछ नकली चीज़ें नहीं कर सकते आप। जैसे कि मैं भी हूँ थोड़ा नकली, मतलब हमें ज़बरदस्ती बात करने की ज़रूरत नहीं है भाई। उनको ये मेरा एक थोड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा यार खन्ना साहब, मैं विनोद खन्ना साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपसे जफ्फी डालना चाहता हूँ। ये फर्स्ट मुलाकात थी हमारी। वो जो वहाँ पे डिटेलिंग और उसके बारे में, फिल्म के बारे में बताया जा रहा था, बोला जा रहा था, दिखाया जा रहा था, उसमें ब्रेक हुआ। तो वहाँ पर आकर मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप बिल्कुल, और मैं आपका भी हूँ, नेचुरली उनका कौन नहीं होगा। तो बड़ा नेचुरल मेरे अंदर जो है, मैं भी वो कहने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ लाग लपेट और चीज़ों को इधर उधर करके नहीं कहता। वो तो अपनी स्माइल में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा कि आप बोल रहे हैं तो चलिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, उन्हें समझ भी आता है ना, समझ गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सच्चा कौन झूठा। मैंने कहा भाई जफ्फी डालनी है आपके साथ, खन्ना साहब, जफ्फी डाली, बातचीत हुई। उनको भी एक जेस्चर एक अच्छा ही लगता है ना, एक नेचुरल की हुई चीज़ अच्छी लगती है सबको। तो उनका यही रहा स्वभाव। मुझे ये लगता है कि आप बैठिए, जैसे शॉट के बाद भी उनका ये, हम लोग थोड़ा सिगरेट ब्रेक के लिए निकलते थे, तो उनका ये जैसे होता था कि जावेद तो मैं भी, हाँ खन्ना साहब, तो मैं भी, तो बैठते थे हम लोग, और बैठे हैं तो बैठे हैं। वो अपना एक बाहर लॉन में 2-4 कुर्सियाँ होती थी, क्योंकि अंदर नहीं हम लोग स्मोक कर सकते थे। बाहर आकर बैठे हैं, कुछ हल्की फुल्की बात हो रही है कि वो उनका आने वाला प्रोजेक्ट था एक छावा, उसके बारे में थोड़ी बातें हो रही थी। इस पिक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ बातें हुई, क्योंकि और हम लोग का क्या रहता था, हम लोग रिहर्सल नहीं करते थे,
टेकिंग से पहले होता है ना, शॉट देना उससे पहले रिहर्स कर लेते हैं, हाँ ठीक है, रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहा। तो मुझे भी थोड़ा सा एक बार हल्का सा रहा मैंने, क्योंकि मेरा भी रहता कि यार पढ़ लें, और उसमें कुछ चीज़ें अगर थोड़ी सी हैं, मतलब जो आप शॉट ले रहे हैं उससे पहले आपका रिहर्सल नहीं हो रहा है? हाँ मतलब उनके साथ मेरा नहीं हुआ, उनके साथ नहीं हुआ? मेरा उनके साथ नहीं हुआ, बाकी Okay. उन्होंने किया हुआ तो मुझे नहीं वो पता। आपने वो नेचुरली उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला नहीं, कि वो स्क्रिप्ट में था, वो स्क्रिप्ट में था कि वो लेके आता है, बट रिहर्सल नहीं था, रिहर्सल नहीं था वो, उससे पहले कोई रिहर्सल नहीं है। और वो करते होंगे मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ना मेरे साथ किया, ना मैंने डायरेक्टर को कहा कि दर साहब की यार एक रिहर्सल कर लें, करवा दो, या उनको खन्ना साहब को कहूँ कि खन्ना साहब एक कर लें। उन्होंने कहा चलो करते हैं क्या क्या है बस। तो मैं भी तैयार हो गया, ठीक है भाई। एक एक्टर भी प्रिपेयर हो जाता ना कि अगर आप एक रीड कर लेते हैं एक को एक्टर के साथ में कि चलिए भाई ये बोल रहे हैं ये है, तो वो भी एक मज़ा है उस चीज़ का भी। तो वो भी किया बिना उसके रिहर्स के, मज़ा आया कि पता नहीं है वो आएंगे उतरेंगे, किया ये सब है, पोजीशन हमें मालूम। अच्छे शॉट्स नजर आए। हाँ बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया वो सब। और इम्प्रोवाइजेशन थोड़ा होता ही है बाद में, हल्का सा हुआ कि अरे आप उसमें पॉलिटिक्स में दाखिल नहीं होना चाहते, आप आवाम को देखिए, जनता को देखिए, वो हिंट दे देता है ना कि भाई जनता पागल हो रही है, पागल हो रही है, तो आपके लिए तो आप हाँ आप अब नेता बनिए, अब आप नेता बनिए। और वही जब वो आकर जब धमकी दे जाते हैं तो वो जमील साहब को, मिनिस्टर साहब को फ़ोन कर देता है कि भाई वो तो लियारी छीनना चाहता है। तो समझ रहे हैं आप, रहमान डकैत की मौत 1 2 3 सेकेंड बड़ी कसाईनुमा हो, बड़ी क्या कसाईनुमा, बात है। हाँ। और उस डायलॉग को ताकतवर बनाने में आपका अभी एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा रोल है, आपका एक्सप्रेशन सामने आ जाता है। थैंक यू। हाँ वो देखिए वो ज़रूरी भी है, आप मतलब एक एक डिटेल को ध्यान में रखा गया है। आदित्य धर ने हर चीज़ को ध्यान में रखा है, हर एक शॉट को कवर किया है ताकि वो इम्पैक्टफुल लगे। वो बिल्कुल है। वो देखिए अगर देखिए मेरे लिए उस वक्त एज ए जावेद खनानी ये है कि भाई मैं आपको मतलब अगर ये बात मैंने ऑफ़र दी है ना, वो कहते भी हैं कि भाई पैसा आ गया कि 3 करोड़ आ गया है, 3 करोड़ और आने वाला है, ही इज़ हेल्पिंग कि पॉलिटिक्स में आना है, ये सब करना है। तो बट वहाँ के अगर आपको कोई धमकी दे जाए, आप नहीं होते तो हिंदुस्तान में आतंक कैसे मचता सर? आप तो फिल्म में जो आतंक मच रहा है वो आप बड़े इंपॉर्टेंट इंसान हैं। मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगा जी बताएं, कि मेरे हाथ में जो 500 का नोट है ये मैं जानना चाहूँगा ये असली है या फिर इसमें भी कोई धांधली हुई है? देखिए हाँ ये नया नोट है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। फिर भी ये तो एकदम नया नोट है, लेकिन मैंने मेरी फैक्ट्री में जो बनते छपते रहे हैं वो पुराने नोट है। अभी हम लोग थोड़े सेफ हैं। अभी आप बिल्कुल सेफ हैं। ये बिल्कुल इसीलिए शायद आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा कि ये नया नोट बन गया है। देखिए रे साहब, आप इसका आप डुप्लीकेट कैसे लाओगे? इसके प्लेट्स कैसे मिलेंगे आपको? बिल्कुल सच बात है। वो प्लेट्स लेना भी बहुत बड़ी बात थी, है ना, और उसकी खुशी भी एक बहुत बड़ी बात थी। आप सोचिए ना। और एक सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि हालांकि वो पॉलिटिकल होगा, मैं आपसे ज़्यादा वो पर डीप डाउन नहीं जाऊंगा। सवाल ये खड़ा हो रही है कौन थे बाप बेटे जो पॉलिटिक्स में थे, कौन थे बाप बेटे? ये बहुत सारे फिल्म जो है ना एक सवाल भी छोड़ कर जाती है जो आपको अंदर ही अंदर है ना आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये भी एक बड़ी खासियत रही इस फिल्म की, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। फिल्म तो कमाल कर ही रही है लेकिन एट द सेम टाइम आपको सोचने पर भी मजबूर कर रही है। रियल इंसिडेंट्स जो है वो भी दिखाए गए हैं। करेक्ट है। हमने कई ऐसे स्पाइस और स्पिनेस वाली फिल्में हमने देखी है, लेकिन यहाँ पर वो रियल लगता है। रणवीर सिंह झाड़ू पोछा लगा रहा है 1 साल, वो रो रहा है, वो ऐसे खाना खा रहा है, मतलब खा नहीं सकते आप, बहुत अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी। और उसके बाद एंट्री होती है उसकी गैंग में, वो रियल लगता है। मेरे ख्याल से इस फिल्म ने एक हिसाब से जो स्पाई थ्रिलर होता है उसकी परिभाषा बदल दी है इस फिल्म ने, धुरंधर ने। देखिए आप रियलिटी के पास गए ना, आप अगर जितना रियलिटी के पास जाएंगे, बाकी कुछ ड्रीम वर्ल्ड है, दुनिया ऐसी है, सपनों की दुनिया है, वैसा है। हमारे सपनों की नगरी भी कहते हैं मुंबई को, जहाँ फिल्में बनती हैं, जहाँ सपने सजाए जाते हैं और फिर दिखाए जाते हैं, लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। लेकिन रियलिटी के पास भी जाना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी के साथ में आप पूरा सिनेमा दिखा रहे हैं,
ये पिक्चर कंप्लीट सिनेमा है। यस, कंप्लीट इसको टोटल। आप अब इसका इट्स अ बैकग्राउंड ब्लास्ट, आई वुड से इट्स टोटल ब्लास्ट। एवरीथिंग। और क्या काम किया है रणवीर पाजी ने, मैं पाजी बोलता हूँ, मैक्सिमम पाजी जितने बड़े अच्छे लोग हैं सब, इतने हम लोग बाबा बोलते हैं। हाँ, बाबा भी बोलते हैं, मैं पाजी। हाँ ठीक है। हाँ, अर्जुन पाजी को भी पाजी है, दरसा को भी कभी पाजी है ना बोलता था। तो मेरे बहुत मतलब पर मैंने कभी कोई ऐसी कोई लाइन क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो बड़े एक्टर हैं हमारे, है ना, देश के। लेकिन रियलिटी था फिल्म में। रियलिटी था। और काम किया। रणवीर पाजी ने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे माफ़ कीजिए, मतलब खन्ना साहब तो हमारे ज़बरदस्त रहे ही हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि जो हमज़ा में बनकर आए हैं वो हमज़ा थे। वो वैसे वाले जैसा होता है कि भाई एक सुपरस्टार है वो, उनकी पर्सनालिटी तो दिख ही रही है, पर उन्होंने उसको दिखाने की कोशिश नहीं की। वो पेशेंस है, वो दर्द है, पेशेंस, दर्द, अपने कैरेक्टर जो बहुत के अंदर मुश्किल है। रहना। हाँ, एक हीरो है ना भाई, आप समझिए, हमारी हिंदी फिल्मों में हीरो या अपनी पूरी इंडियन इंडस्ट्री में जो हीरो रहता है वो हीरो होता है। घायल हो इसलिए घातक वो लग रहा है। अरे कोई आदमी, आप सोचिए ना, एक वहाँ का एक गली का गुंडा आकर उनको उल्टा लिटा जाता है, उनका पजामा खोलने की कोशिश करता है, और ये सीन भी उन्होंने रखा है तो हुआ है। कई बार हीरो बोल सकता है यार ये मत करवाओ। अपने कन्विक्शन कन्विंस के हिसाब से रख देते हैं लोग। अपना एक स्टारडम है, उनको लगता है यार मैं ये कैसे, मेरे साथ कोई ऐसा कोई एक बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था वो भी। हाँ, मैं वही कहने को चाह रहा हूँ, वो उस हमजा में थे। आप उनकी आंखें देखिए, वो उसके अंदर थे, उनका फेस देखिए, उनकी बॉडी देखिए, वो पूरा एक सुपर हीरो थे। लेकिन एक सुपर हीरो को आपने वो अपना जो सुपर चीज़ें वो दिखा नहीं रहे, वो अपने कैरेक्टर में। अगर मैं रहमान डकैत को अपनी फैक्ट्री में लेकर आता हूँ, फर्स्ट टाइम वेलकम करता हूँ, अगर आपको ध्यान दिया हो, जब मैं कैबिन के अंदर उनको लेके घुसता हूँ तो हमजा दरवाज़ा खोलता है ऐसे, वो जबकि लिखा हुआ नहीं है, ना डायरेक्टर ने कहा था। वो लगता भी है कि ही इज एक्चुअली ओबिंग रहमान डकैत टीम का है वो। हाँ, वो रहमान डकैत वहाँ पे वो बॉस है, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और रहमान डकैत के अलावा वो वहाँ पे भी आया, वो भी उसने देखा कि यार छोटी छोटी न्यूएंसेस को उन्होंने पकड़ा। हाँ, देखिए ये हमजा था। तो बड़ा खूबसूरत, मुझे तो इतना बढ़िया लगा उनका किया हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। रणवीर सिंह ने जो किया है, कमाल का एक्टर है, नो डाउट। बहुत ही बढ़िया इंसान भी हैं, है ना। और लोग कहते हैं यार एनर्जी, अरे एनर्जी तो रहती है कभी कभी, और रियल भी होते हैं, इंसान को रियल भी रहना चाहिए। अगर कई बार देखा है वो वेर एवर ही गोज, इवेंट्स में भी आते हैं, कभी कभार ब्लूटूथ स्पीकर लेकर आते हैं और अलग से गाना बज रहा होता है, एकदम डैशिंग सॉन्ग्स के साथ वो चलते रहते हैं। और जब भी वो चलते हैं वो लगता है कि क्या हो गया, अचानक से एनर्जी आ गई। बहुत कमाल था उनका। मतलब मैं आपने ये बात कही है तो मुझे भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें कभी दिमाग में आते थे कि यार अपना भी टाइम आएगा, है ना, तो अपने भी ना एंट्री में ऐसा कुछ करेंगे। ये मेरा कुछ बहुत सालों से था, जो मेरे पास ही था। अब आपसे बात हो रही है तो अभी कुछ चीज़ें, टाइम वक्त ऐसा आया कि थोड़ा मैं भी चाहता हूँ कि वो चीज़ें पहुँचे। बोलिए आप जावेद खनानी साहब है, आप बोलिए। नहीं, मतलब इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि जैसे इन्होंने रणवीर साहब ने करते रहे तो वो एक मेरे को भी था। तो मैं एक उनकी एंट्री, उनके एक्सप्रेशन से, उनके क्लोज के एक्सप्रेशन से तो म्यूज़िक चल पड़ा। तो मैं उस शॉट में नहीं था, उनका ही क्लोज था, तो वो म्यूज़िक चला तो ये मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा। मैंने कहा ये क्या हुआ। तो आगे थे वो कुछ कर रहे थे, जो शॉट ले रहे थे, तो मैं जहाँ कुर्सी पे बैठा था पीछे, तो मॉनिटर के उस तरफ में, तो मैंने ऐसे देखा तो देखा म्यूज़िक लग गया और उनके एक्सप्रेशंस हैं, और आप मेरे गूज़ बम्स हो गए, मतलब रोंगटे जो है खड़े हो गए वो म्यूज़िक सुन के। और मैं वो जो देख रहा हूँ कि वो जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उस म्यूज़िक के साथ मैच करते हुए, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो हेल्प मिलती है, उनकी आंखें और उनकी खामोशी दोनों कह रही थी। अरे बहुत खूबसूरत। अभी तो आप देखिएगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो ये इसमें फर्स्ट पार्ट में ही है, लेकिन जब उनकी वॉक है, उनकी कुछ चलने का सेकंड पार्ट में कुछ देखिए, उस बारे में मत पूछिए ज़्यादा।
कल्पना से परे होने वाला कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा? हम तो बहुत सारे थियरीज बना रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए। देखिए अब मैं मुझे ये लगता है कि फर्स्ट पार्ट भी कल्पना से दूर नहीं था, फर्स्ट पार्ट भी कल्पना जैसा ही है। तो आप सोच क्या कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि पूरी सीरीज की बात की जाए तो आप तो मेन फाइनेंसर है। हाँ नहीं ये बिल्कुल है, बिल्कुल ये उस वक्त वहाँ जो सिचुएशन थी, जिस तरह से किया गया था, बहुत कुछ किया गया था। क्योंकि ये देखिए कि जावेद खनानी का अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा 350 उनके ऑफिस थे, मनी एक्सचेंज का उनका काम था पाकिस्तान में, फॉरेक्स एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज और ये मनी एक्सचेंज का। और ये तो पाकिस्तान में था, लेकिन उनका यूरोप और इस तरफ कंट्रीज़ में भी, बाहर के देशों में और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी उनके ऑफिसेज़ और जहाँ से पैसा आना जाना, ये फिर हवाला अलग, हाँ वो सब हवाला, ये सब चीज़ें जो थी। तो वो उस तरह की लियारी का वो बहुत एक, और पॉलिटिक्स को पीछे से सपोर्ट करना, और जो दूसरे कैरेक्टर्स भी अगर डकैत हैं या दूसरे वाले भी हैं पॉलिटिशियंस के अलावा, उनको भी सपोर्ट करना पैसों से। तो ये एक बड़ा रोल जावेद खनानी का उस वक्त रहा। और बाद में जब नोट छापने की बात आई, वो दृश्य तो देखकर हम हैरान हो गए। इतने सारे नोट, इतने सारी प्रिंटिंग्स, जैसे आपने पूछा भी था कि ये सच में ऐसा इतनी सारी प्रिंटिंग, इतने बल्क में इतना सब कुछ था उस जमाने में? देखिए ये जो आपने भी स्टडी की होगी अपने रोल के बारे में। जी हाँ, जैसा कहा जाता रहा है, और ये जो नोट आए भी और गए भी। अब नोट की आपने कहा, उसमें जैसे सीन भी था कि उनको प्लेट्स मिल जाते हैं कि कौन दे सकता है। देखिए प्लेट्स का मिलना किसी आम कर्मचारी से नहीं मिल सकता आपको। बिल्कुल। ये अब मुझे नहीं पता, क्योंकि एक हमारी फिल्म में मुझे वो सीन दिया गया, वो फिल्म का हिस्सा था। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज था, शॉक था कि यार कि, और ये मतलब एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको भी जब ये बात पता चला होगा तो आप खुद हैरान हुए होंगे। हाँ नहीं मतलब शॉर्ट में तो मेरे को ये खुशी होना था, मेरे जो सीन्स करते हुए वो उसमें खुश था। लेकिन उससे पहले या वो उसके बाद भी तो वो किसी से डिस्कस नहीं होता था, लेकिन खुद भी लगता था कि यार एक नोट छापने की आपको प्लेट्स मिल गई हैं, अब और क्या चाहिए, आप छापिए और जितना चाहते हैं आप छापिए। लेकिन वो क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसा फिल्म में तो दिखाया है ना, राइटिंग में भी आया, क्योंकि राइटर डायरेक्टर धर साहब हैं, आदित्य धर हैं, तो उन्होंने भी रिसर्च किया है ना। तो वो प्लेट्स तो थी, क्योंकि वो नोट इतना बिल्कुल ही ओरिजिनल लगता था, 500 और 1000 का नोट। तो वो कुछ ना कुछ एक रहता ही है ऐसा। और यही वजह है कि डिमोनेटाइजेशन भी हो, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस वजह से डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई किया गया है। देखिए वो तो बाद में अपना जो, ये तो खैर रियलिटी थी, 2016 में वो बंद कर दिए गए थे नोट। तो देखिए कोई भी चीज़ बंद करने के लिए ऐसे ही कोई स्टेप नहीं ले लेता हो, तो वहाँ कुछ इंडियन गवर्नमेंट को भी मिला होगा कि भाई ये नोट जो आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, और हमने तो इतने छापे नहीं, लेकिन मार्केट में तो इतने नोट हैं, तो वो हुआ होगा, तो इसलिए वो बंद भी किए होंगे कि भाई उनकी अर्थव्यवस्था जो है उस पर भी। अभी आप बताइए सर, बाहर निकलते होंगे, अंकित सागर नाम से आपको पहचान रहे या फिर जावेद खनानी? देखिए इसका असर तो पड़ेगा। आपको देखकर खुशी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है? नहीं देखिए मेरे को बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, और अच्छे एक्टर्स जो गुरु लोग हैं है ना, तो मैं भी हंसता हूँ। मैंने कहा यार देखो, कोई भी एक्टिंग करने से पहले मेरे दिमाग में रहता है ये साले माफ़ी चाहता हूँ किरदार में माफ़ी चाहता हूँ कि ये गुरु घंटाल लोग हैं जो देखेंगे, जिनको मैं जानता हूँ, या और भी जो देखेंगे, नेचुरली सभी गुरु घंटाल लोग हैं। उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है, और जब तक आप अच्छा नहीं करके दिखाएंगे उनको। तो फ़ोन आए, और काफ़ी आए, फ़ोन चल ही रहे हैं, और जो जानते हैं वो तो नेचुरली मुझे नाम से जानते हैं। जैसे आज सुबह भी हो गया, मैं जस्ट आई वाज क्रॉसिंग अ रोड, तो रोड के बीच में ही भाई साहब एक मोटरसाइकिल पे थे, शायद उन्होंने मुझे देख लिया और वहीं रुक गए। वाह। तो और पीछे से कुछ ट्रैफिक था, वो भी पीछे से हल्ला करता हुआ, अरे, तो फिर वो धुरंधर
क्या बात है। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, अब छोड़िए, हाथ पीछे ट्रैफिक लग गया है, ट्रैफिक जाम हो गया, तो ये अब शुरू हो चुकी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो होती रहेगी जी बिल्कुल। अब ये बिल्कुल इसी चीज़ पार्ट से 2 जब तक आ नहीं जाता ना सर, ये अंदर से जो कौतूहल मचना हो जो होता है ना, वो चला हुआ है, तहलका अंदर से लगा हुआ है पार्ट 2 को लेकर। नहीं, पहले पार्ट ने ना इतना बढ़िया एक काम कर दिया है ना कि लोगों की एक क्यूरियोसिटी जो है ना वो बन गई है, और वो कंप्लीट सिनेमा। एक कंप्लीट सिनेमा क्या होता है? कंप्लीट सिनेमा होता है कि आपकी स्टोरी अच्छी है, आपके डायरेक्शन अच्छा है, आपका जो टेक्निकल क्रू है, चाहे डीओपी हैं, एडिटर है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, परफॉर्मेंस है, कॉस्ट्यूम्स है, लोकेशंस है, सेट है। यस, वेल क्राफ्टेड, वेल एक्टेड। आपको जब तक ये नहीं होगा, और मैं माफ़ कीजिए, मैं काफ़ी टाइम बाद, ये इसलिए नहीं कि मैंने ये पिक्चर की है और मैं इस पिक्चर में हूँ, और इसलिए अगर मैं इस पिक्चर में नहीं भी होता और मैं देखता और ये इस तरह से पिक्चर है, तो मैं दिल खोल कर यही बात कहता, इट्स ए कंप्लीट सिनेमा। जी, एक्टर सब ने बहुत बढ़िया काम इतना अच्छा सिनेमा है। मैं आखिर के कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इतना अच्छा सिनेमा है, सभी कलाकारों ने अच्छी एक्टिंग की है, बेहद उम्दा डायरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बावजूद एक ऐसा वर्ग है जो फिल्म को धूमिल करने में, इसकी निगेटिविटी करने में काफ़ी आगे रहे। वो उनका ड्रामा देखा गया, क्रिटिसिज्म का ड्रामा, क्रिटिक्स माफिया का ड्रामा, उस पर आप क्या कहेंगे? फिल्म के आप पात्र हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि हर किसी को बोलने का हक हमारे बिल्कुल जो है, यहाँ पर बिल्कुल इंडिया में दिया हुआ है, संविधान ने भी दिया हुआ है, सब लोग कहते भी हैं, अच्छी बात है। बट आप कम से कम जो एक अगर दिन है उसको दिन ही कहना पड़ेगा, और अगर रात है तो उसको रात ही कहना पड़ेगा। तो इस बात से हम लोग बच नहीं सकते, या इस सच्चाई से हम छुप नहीं सकते। तो हमें जो भी कहना चाहिए वो थोड़ा सा इस बारे में सोचकर ही कहना चाहिए कि भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जो है सूरज निकला हुआ, मैं तो वो नहीं है, मैं कहूँगा भाई लाइट जल गई है तो मतलब रात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि जो एक रियल इवेंट्स हैं जिन पर अगर ऑब्जेक्शन हुआ भी होगा ना, वो रियल इवेंट्स हुए हैं, है ना। वो कुछ किसी भी पार्टी का या किसी का भी वो चीज़ का, और उस चीज़ को सोचना कि नहीं हम इसके अगेंस्ट ही जाएंगे, या ये नहीं दिखा सकते। वो नहीं दिखा सकते का मतलब क्या है? जो रियल इवेंट्स हुए हैं, जो हैपनिंग्स हुई हैं, जो बैड हैपनिंग्स हुई हैं, है ना, उसको दिखाना है। तो उसको दिखाने का मतलब ये है कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम लोगों ने ये भुगता है ना। हम आगे भी इस चीज़ के लिए अपने आप को, अपने बचाव के लिए, अपनी सब चीज़ों के लिए समझदार रहें। ऑब्वियसली। और बाकी लेकिन एक नैरेटिव जो होता है उससे हट नहीं पाते, और उसकी आड़ में ये नेगेटिविटी कर देते हैं। करते हैं। नेगेटिविटी में तो ये फेल हो गए, जनता ने तो आईना दिखाया, फिर उन्होंने एक नया पैतरा आजमाया। वो कह रहे थे कॉर्पोरेट बुकिंग की गई है, उस पर अब आप क्या कहेंगे, बताइए। देखिए, कॉर्पोरेट वाले क्यों पैसा लगाएंगे? जिसको डर हो, और जिसको डर होता है वो फिल्म ही नहीं बनाएगा, क्योंकि फिल्म बनाने पे कई 100 करोड़ रुपया लगता है। वो क्यों बनाएगा उसको, जब अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ ये मार्केट में लोग देखने वाले हैं, या ऑडियंस आने वाली है, इसका तो ये सब कह देना है। तो कुछ भी कहने से क्या होता है? किसी के कहने से क्या होता है? आप कह दीजिए। कुछ तो लोग हैं, लोगों का काम कहना, आप क्या कह सकते हैं। एक डायलॉग भी है आपकी फिल्म में, क्या? हिंदुस्तानियों का अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो हिंदुस्तानी है ज़्यादातर, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है सर। वो पिक्चर में, वो मेरा डायलॉग नहीं है, खैर वो अपना सान्याल साहब का है। हाँ। तो देखिए, हर तरह के लोग मिलेंगे आपको दुनिया में, हर तरह के लोग हैं, और किसी का मानना ऐसा होता है, किसी का मानना वैसा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ ये जब चीज़ें सुनते हैं तो हमें कम से कम उस पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो बात कही गई है क्या ये मेरे पर लागू होती है? लागू तो नहीं होती है। अगर होती है तो मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। ये इसीलिए ये इस तरह की जो हमारी पिक्चर्स हैं या जो आती हैं, कुछ मैसेज के साथ आती हैं, कुछ अपना है ना, इस तरह की स्टोरीज़ के साथ आती हैं कि ताकि लोग देखें, सोचें, समझ पाएँ।
एक गलती के बाद आप दूसरी गलती ना करें, ये एक मैसेज होता है पिक्चर का। फाइनली ये जो फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो मचा ही रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लंबी रेस का घोड़ा है, सिर्फ 2025 का अंत नहीं 2026 की शुरुआत में भी ये फिल्म तहलका मचा रही है। जब तक फिल्म सेकंड पार्ट नहीं आ जाती तब तक ये चलती रहेगी। जी जी। अब बताइए सेकंड पार्ट के लिए हम किस तरह से इंतज़ार करें, और जो भी है जनता ने जो प्यार दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। उनको पिक्चर पसंद आई है ना, सबके उनको कैरेक्टर्स, उनके परफॉर्मेंस उनको पसंद आई। एंड ये मेरे लिए बहुत अद्भुत है कि फर्स्ट पार्ट में जो प्यार मिला पिक्चर को मिला, मुझे भी मिला, तो जो क्यूरियोसिटी बनी है वो मुझे लगता है कि वो सेकंड पार्ट जो आएगा वो तो उनके लिए बन चुका है कि ये देखनी ही देखनी है जिसने अगर फर्स्ट पार्ट देखा है, और वो भी सिनेमा घर में। अब ये वेट मत करिए कि OTT पे आएगी और पिक्चर देखिए। बस इतना बताइए, जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट देखा है सर, हाँ, क्या वो सिर्फ एक चिंगारी थी या फिर अभी धड़कता और शोला भी बाकी है? बिल्कुल सही कहा आपने। बस ये बताइए, क्योंकि मुझे पता है फिल्म बन चुकी है, फिल्म रेडी है जी। आपने अपने शॉट्स दे दिए हैं, सब कंप्लीट हो चुका आई है। नो जो योर मैंने भी सुना है। लिमिटेशंस, लेकिन एक हाँ नहीं, ये देखिए, ये सेकंड पार्ट के लिए ये आपको थोड़ी सी ये शोला दिया गया था पहला, अभी तो ये अच्छा पहला चिंगारी नहीं था, वो ऑलरेडी शोला था नेचुरली। हाँ, आपने थोड़ा तो महसूस किया होगा, ये शोला था। अभी तो शोला के इस शोले के बाद जो है, हाँ, ज्वालामुखी है। बिल्कुल सही आपने कहा। ये सेकंड पार्ट वाकई में मैं कहना चाहूँगा ये ज्वालामुखी होगा, लोगों को मज़ा आने वाला है, और उससे भी ज़्यादा जो जितना मज़ा इन्होंने लिया है, जहाँ तक मेरा जो फिल्म इंडस्ट्री से, जगत से जुड़े होने की बात है, या मेरा फिल्म देखने की बात है, जो मैं बहुत छोटेपन से देखता हूँ, हाँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से, ये वाकई में सही कहा आपने, ज्वालामुखी होने वाला है सेकंड पार्ट जो है इसका। बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो ये समझ लीजिए कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन हुआ था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें लोगों को इतना कमाल हुआ है। जब रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, एक गाना था। तो आप सोचिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, जब रात ऐसी मतवाली चली गई है तो सुबह हम लोग है ना, मैं आपको बता, मेरे चैनल का नाम ये फिल्मी फीवर, वी रियली वांट टू ग्रो द फीवर ऑफ इंडियन सिनेमा। और इस फिल्म ने एक हिसाब से इंडियन स्पाई थ्रिलर की परिभाषा बदली है, और बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट पावर है, जो हमारा सिनेमा है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, और इस फिल्म के ज़रिए वो हो रहा है। ऐसे ही नहीं, ये कुछ जगह पर फिल्में बैन हो गई हैं, जो भी हुई है, लेकिन अच्छी खासी कलेक्शन ओवरसीज से भी आ रही है। और इसी तरह से हम अपने नैरेटिव को, अपनी असलियत के साथ फिल्म बनाएंगे, और आप जैसे बता रहे कि ज्वालामुखी होगी, तब तो कमाल हो जाएगा सर। बिल्कुल साहब, आप बस 19 मार्च 2026 का वेट करना है, बस और सब इंतज़ार कर रहे हैं, और मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, मैं भी देखना चाहता हूँ आप सबका रिएक्शंस, और रियली थैंकफुल टू यू। अरे सर अभी मैं एक हिंदुस्तानी के साथ हाथ मिला रहा हूँ। यस उसके अंदर आपने जावेद खनानी के साथ आपने हाथ मिलाते हुए देखा था। एक कलाकार के साथ हाथ मिला रहा हूँ, और यहाँ पर इनकी चेहरे पर जो खुशी है, एक हिंदुस्तानी फिल्म का डंका बजाने वाली खुशी है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल वो खुशी नहीं है। बिल्कुल साहब, वो वहाँ पे वो रील में था, ये रियल खुशी है। मैं सबको गाइस क्या कहना चाहेंगे जावेद खनानी, जो है अंकित सागर साहब, जिन्होंने बेहतरीन कलाकारी की है धुरंधर फिल्म में, और बहुत ही इम्पैक्टफुल रोल रहा इनका आपने सारा का सारा ओपिनियन, एक्सपीरियंस, फिल्म को लेकर, क्राफ्टिंग से लेकर हर चीज़ आपने सुनी है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे कन्वर्सेशन को लेकर? दोस्तों ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद आवर ओन जावेद खनानी साहब और अंकित सागर जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।